हेलो गाइज, वेलकम बैक। और आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सरफेस केमिस्ट्री, और इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि दो चैप्टर न्यूमेरिकल सेक्शन के हो गए। अब एक चैप्टर ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट हैं, और सिर्फ समझ के आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में जो शुरुआत है वो होती है एडजॉर्प्शन। एक वर्ड है एडजॉर्प्शन, आपने एब्जॉर्प्शन तो बहुत सुना होगा, लेकिन एडजॉर्प्शन जो है वो अलग होता है। किससे ये जो बात हो रही है इसकी, इसका नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? जैसे आपने रुई को पानी में डाल दिया, तो उसमें जो पानी है वो एब्जॉर्ब हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन है। जैसे आपने कैल्शियम क्लोराइड को मॉइस्चर में डाल दिया, तो मॉइस्चर जो है वो उसके कैल्शियम क्लोराइड के बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, तो ये क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन है। यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फिनोमेना है। इसके अंदर तक जो मॉइस्चर हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो फिर एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन ऐसा नहीं है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी इसकी सरफेस पर जो आप देखोगे, इसकी सरफेस पर ये मॉइस्चर है वो एडजॉर्ब होगा, तो ये सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन इसमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडजॉर्प्शन क्या होती है? सरफेस फिनोमेना। और चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। यानी हम पूरे में जो पढ़ेंगे वो है आपकी क्या? सरफेस फिनोमेना, यानी सरफेस केमिस्ट्री। हम ये पढ़ने वाले हैं पूरे में। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो एडजॉर्प्शन करते हैं? सबसे बेस्ट और पॉपुलर एग्जांपल है सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है, ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जो आप परचेज करके लाते हो, तो उसमें जो पाउच होते हैं उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो सिलिका जेल की होती है। ये क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देती है, एड्जॉर्ब करती है मॉइस्चर। ठीक है, ये मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करती है। अगर आपके सर्दियों के समय में रूम में मॉइस्चर है, तो आप अपने घर के कोने में, चार कोनों में, चारों में सिलिका जेल डाल दो, तो सारा मॉइस्चर गायब हो जाएगा। तो सिलिका जेल क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल है, किसको कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं, सॉरी एड्जॉर्ब करती हैं, तो वो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ आप देख पाओगे। जैसे सिलिका जेल, सिलिका जेल या फिर एलुमिना जेल, एलुमिना जेल भी यही काम करती है। क्या एड्जॉर्ब करती है? मॉइस्चर। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल आपने देखा होगा, कई पॉन्ड्स की क्रीम होती हैं, ठीक है ना, गार्नियर की क्रीम होती है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इमेजिन करो, आपने पॉन्ड्स लगा रखा है अपने फेस पे, और जो आप उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, और आप मार्केट में गए, और मार्केट में घूम के, अलग अलग जगह घूम के अगर आप घर पे आते हो, तो रास्ते में जितनी भी पॉइजनस गैस आई या पॉइजनस पार्टिकल आए, वो सभी एक्टिवेटेड चारकोल से क्या हो गए? एड्जॉर्ब। और आपकी स्किन जो है वो क्या रही? सेफ। तो ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। ओके, कोकोनट चारकोल भी बड़ा पॉपुलर है। ये नोबल गैस को एड्जॉर्ब करता है, ये कोकोनट चारकोल। किसको? नोबल गैस को, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन। ठीक है। अच्छा, एनिमल चारकोल जो है ये कलर को एड्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ कलर को। मतलब आप इमेजिन करो, एक ग्लास की बोतल में रेड कलर डाल रखा है, पानी में रेड कलर डाल रखा है, और अगर आपने उसमें एनिमल चारकोल डाल दिया ना, तो वो जितना भी कलर है वो सभी एनिमल चारकोल पे चारों तरफ एड्जॉर्ब हो जाएगा, और जो पानी है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल नॉर्मल। तो कलर को एड्जॉर्ब कर सकता है कौन? एनिमल चारकोल। इस तरह से कई और सारे कई चारकोल हैं जो मतलब क्या हैं? एडजॉर्प्शन के प्रोसेस हैं जो हमारे नेचर में मिलते हैं, इसके अलावा भी। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आई है वो है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। जो अभी हम कर रहे हैं ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। सिर्फ मैं कोड जो है वो मैं बोलता रहूँगा इसमें, ठीक है, और उसी से आप सारा डिस्टिंग्विश वगैरह सब समझ जाओगे क्या है। तो देखते हैं।
सबसे पहला जो डिफरेंस है इसका वो है कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। और ये क्या है, ये बल्क फिनोमेना है। बल्क का मतलब बिल्कुल अंदर तक इसमें जाते हैं, तो ये बल्क फिनोमेना है, ठीक है। ये कोड बता रहा हूँ आपको अभी मैं। उसके बाद पूरा जैसे ये ख़त्म होता है मैं पूरा एक रिवाइज करवाऊंगा, देखते हैं कितना क्या आपको आया पहली ही क्लास में, तक कितना क्या समझ गए आप, ठीक है। दूसरा है कि जो एडजॉर्प्शन है ये रैपिडली होता है, बहुत तेज़ी से होता है शुरुआत में, उसके बाद ये कम होता चला जाता है। जैसे मान लो आपके पास ये सिलिका जेल है, ठीक है। इस सिलिका जेल पे आप मॉइस्चर एडजॉर्ब करवाने हैं, पहले तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से सारे के सारी जो सरफेस है वो इसकी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब जब सरफेस कवर हो जाएगी उसके बाद अगली लेयर जो आएगी वो बहुत स्लो आएगी, ठीक है। इस तरीके से अगली लेयर स्लो होगी, पहली फास्ट थी, फिर तीसरी लेयर आएगी तो और भी ज़्यादा स्लो होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा एडजॉर्ब होगा। यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के एडजॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ रैपिड। ये पहला डिफरेंस था, अभी दूसरा डिफरेंस, रैपिड इन द बिगनिंग बट फास्ट, सॉरी रैपिड इन द बिगनिंग बट स्लो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये स्लो हो जाती है उसके बाद। अच्छा, इसकी अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, तो एब्जॉर्प्शन जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रेट। इसका रेट यूनिफॉर्म रहता है शुरू से एंड तक, आया एंड तक फिर ख़त्म, बस। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया इसका क्या, ये सरफेस फिनोमेना है। एक डेफिनेशन जो है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये डेफिनेशन शुरुआत में ऐड करना, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगी इसकी क्या डेफिनेशन, जो अभी मैं बताऊँगा वो वाली। और उसके बाद जो अगला लास्ट है वो आप लिख सकते हो, सिलिका जेल क्या करता है, एडजॉर्ब करता है क्या, मॉइस्चर, जो ऊपर लिखा था मैंने, ठीक है। सिलिका जेल एडजॉर्ब मॉइस्चर, नमी, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में अगर देखें तो एब्जॉर्प्शन में कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर, वाटर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर। तो ये बेसिक डिफरेंस थे कि इसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। इनके जो आपके नोट्स हैं इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं डिफरेंस को। तो ये देखो, इन नोट्स में जो डिफरेंस हैं वो इस तरीके से यहाँ पे हैं। तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, पहले तो डेफिनेशन है क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज, मैं एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज ऑन द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड। तो इसे क्या कहते हैं हम, एडजॉर्प्शन, इसे कहेंगे हम एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन हमारा ये हो जाएगा, द फिनोमेना इन विच पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी और बल्क। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अगले डिफरेंस की तरफ चलें तो इसमें है एडजॉर्प्शन जो है सरफेस फिनोमेना है, और ये कौन सा है, बल्क फिनोमेना है। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो वो इट इज़ रैपिड इन द बिगिनिंग, ठीक है। और यहाँ लिखे तो इट अकर एट यूनिफॉर्म रेट, एक ही रेट के साथ होता है। और अगले पे मैंने बता दिया, सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और इसमें लिख सकते हो आप कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर। तो ये था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ तक एब्जॉर्प्शन आपका ख़त्म हो गया। अब हम पूरे टाइम इसमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की अब डिटेल में स्टडी करें तो मैं आपको बताऊं कि ये एडजॉर्प्शन में जो छोटे छोटे गोले गोले दिख रहे हैं आपको, ये मॉइस्चर है, ये सिलिका जेल है। इन मॉइस्चर को जो ऊपर जाके एडजॉर्ब होते हैं इनको कहते हैं हम एडजॉर्बेट, दीज आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। और जो बीच में सिलिका जेल है इसको कहते हैं हम एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो ये बेंट है और ये एडजॉर्बेट है जो एडजॉर्ब होता है। तो इसकी जो अगर डेफिनेशन की बात करें दोनों की, तो देखो ये इसकी बहुत बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, द सब्सटेंस एट विच एडजॉर्प्शन अकर, यानी जिस पर एडजॉर्प्शन होता है, यानी यहाँ सिलिका जेल की तरफ इशारा है। एडजॉर्बेट किसे कहते हैं, सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब, यानी यहाँ मॉइस्चर की तरफ इशारा है, जो एडजॉर्ब होता है, ठीक है ना, उसे। अच्छा, अब ये जो चार कैटेगरी है इनको भी हम अभी कैटेगराइज करते हैं, चारों कैटेगरी को।
चारों कैटेगरी में ये कुछ आपकी एनसीईआरटी में है और कुछ नहीं है, तो उनको भी हम लिख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? ये एडजॉर्प्शन, ठीक है। और मैं बात करूं तो डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं? डिजॉर्प्शन, ठीक है। और मैं बात करूं तो ऑक्लूजन किसे कहते हैं? ऑक्लूजन किसे कहते हैं? और एक और कैटेगरी है, इसकी मैं बात करूं तो सॉप्शन किसे कहते हैं? सॉप्शन, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। एडजॉर्प्शन भाई सिंपल, अभी भी थोड़ी देर पहले समझा था। सिलिका जेल पे अगर मॉइस्चर एडजॉर्ब हो गया तो ये एडजॉर्प्शन है, ठीक है। यानी ये सरफेस फेनोमेना है, नॉर्मल अभी अभी सीखा था हमने, ठीक है। सिलिका जेल पर मॉइस्चर एडजॉर्ब हो गया। इसी तरह से एक्टिवेटेड चारकोल पे पॉइजनस गैस एडजॉर्ब होगी। इसी तरह से एनिमल चारकोल पे कौन सी थी? कलर एडजॉर्ब हो गया। तो ये सारा एडजॉर्प्शन है, ठीक है। ये हम अभी भी पढ़े हैं और समझ भी गए। डिजॉर्प्शन क्या होता है भाई? कुछ ऐसा कर दो कि जो आपका ये एडजॉर्बेंट था और यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन ऑलरेडी हुआ था, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर है, ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो जो चिपके हुए सरफेस पे चिपके हुए एडजॉर्बेट थे, अब ये दूर जाने लगे, ठीक है ना। ये देखो, ये दूर दूर जाने लगे, ये इस पे सरफेस पे थे। तो कुल मिला के यहाँ जाके एडजॉर्ब्स होना को कहते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर इस एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अगर दूर दूर हो जाएं, ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम? डिजॉर्प्शन। यानी ये रिमूव हो जाएं, रिमूविंग एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे। यानी कुल मिला के एडजॉर्प्शन होता है चिपकना और डिजॉर्प्शन होता है टूटना, ठीक है ना। तो ये टूट के और दूर दूर हो गए तो ये डिजॉर्प्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ सॉप्शन क्या होता है, तो सॉप्शन जो है वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे सॉप्शन कहते हैं। ये एक एडजॉर्बेंट है और इसके सरफेस पे क्या है? आपका एडजॉर्बेट है और इसके बल्क में भी है, कुल मिला के दोनों में है। यानी जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं हम? सॉप्शन, ठीक है ना। तो सॉप्शन क्या होगा? एक तरह से एडजॉर्प्शन भी हो रहा है प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो तीन कैटेगरी जो है, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉप्शन, अगर इन तीनों को अगर आप इस डायग्राम के थ्रू देखो तो आपको ये अब आसान लगेगा और समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, ये जो कैटेगरी है ये हम समझ गए, इसमें क्या क्या होता है। देखो, ये जो डायग्राम तीन है, यहाँ पर ए को देखोगे तो आपका साफ साफ दिख रहा है एडजॉर्प्शन, बी को देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है एब्जॉर्प्शन, और सी को देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है सॉप्शन। तो ये तीनों कैटेगरी है, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडजॉर्प्शन हो गया, सॉप्शन भी हो गया, ठीक है, डिजॉर्प्शन भी हो गया। इसे टूटने को कहते हैं रिमूविंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एडजॉर्ब्ड सब फॉर्म। जो इसको जो रिमूविंग का मतलब है, इसका टूटने को कहते हैं आपका डिजॉर्प्शन। ऑक्लूजन भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आया था। और जो ऑक्लूजन होता है क्या होता है? बस फ़र्क कितना है, यहाँ मेटल आ जाता है। अभी तक सिलिका जेल वगैरह आए थे सारे के सारे, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह। अगर मेटल पर गैस एडजॉर्ब हो जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। यानी ये सारी की सारी जो है वो गैस है और ये मेटल है, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ऑक्लूजन, ठीक है। तो अब सभी की जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है वो और चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन, इट इज सरफेस फिनोमेना। सॉप्शन किसे कहते हैं? व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली
द टर्म सॉर्प्शन इज यूज्ड। ओके, डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एडजॉर्ब सब्सटेंस, रिमूविंग के आगे से ये एंड हटा देना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब, इसे कहते हैं डिसॉर्प्शन यानी टूटना। ठीक है ना, ये जितने भी हैं ये टूट कर दूर भाग रहे हैं, पहले ये पास आ रहे थे, अब ये दूर भाग रहे हैं। अगर इस एरो से, इस बच्चे ने जो नोट्स बनाए वो कमाल के हैं, यहाँ अगर हम दिखाएं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो गैस है, ये गैस क्या कर रही है, इसके पास आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम दिखाएं तो ये दूर भाग रहे हैं, तो ये डिसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, समझ में तो आ ही गया है। ऑक्लूजन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ठीक है ना, इसे ऑक्लूजन कहते हैं। आने वाले टाइम में और भी कई एग्जाम्पल आएंगे। देखो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिखा रखा है, आयरन की सरफेस है, ये मेटल है, इस पर पहले दोनों गैस एडजॉर्ब होती हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट है, दोनों गैस एडजॉर्ब होती हैं, उसके बाद अमोनिया बनता है। यानी पहले आयरन पर दोनों गैस एडजॉर्ब हो जाएंगी, उसके बाद अमोनिया बनेगा। ये आने वाले टाइम में ये टॉपिक बहुत जल्दी आने वाला है, हैबर प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है, अब इसकी डिटेल को और आगे तक ले चलते हैं हम, और क्या क्या इसमें ख़ास बात है और जो गहराइयाँ हैं छुपी हुई, वो सारी की सारी आपके सामने आएंगी। अगला टॉपिक पे है कि ये जो प्रोसेस है एडजॉर्प्शन, ये एक्सोथर्मिक होती है। क्यों भाई? सच बात है, जो है ये एक्सोथर्मिक ही तो होगी। देखो ये था आपका सिलिका जेल, ये सिलिका जेल है, और सिलिका जेल पर, जो ये सिलिका जेल है, इस पर मैं लिख देता हूँ सिलिका जेल। इस ये सिलिका जेल पर अगर ये छोटे छोटे जो मॉइस्चर हैं इसकी तरफ जो आ रहे हैं मॉइस्चर, और आके क्या हो जाए, इस पर एडजॉर्ब हो जाएं, तो बताओ बॉन्ड फॉर्म होगा। चाहे वीक वैन-डर-वाल बॉन्ड फॉर्म हो या फिर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, लेकिन बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बताओ क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी डेल्टा एच हमेशा यहाँ पर क्या होती है? नेगेटिव। और यहीं पे सारी बातों का खुलासा कर दूं मैं, डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव होती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्म्ड, एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा, एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ता है? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। इमेजिन करो ये चारों तरफ गैस है, चारों तरफ गैस है, बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, ठीक है ना। और जैसे ही आपने बीच में सिलिका जेल रख दिया, सारे के सारे इसकी तरफ जाने लगे एडजॉर्ब होने के लिए, सारे के सारे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि सभी इस पर एडजॉर्ब होकर सब शांत हो जाएंगे, यानी रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो बताओ डेल्टा एस क्या हुई? नेगेटिव, रैंडमनेस डिक्रीज। एंट्रोपी को ही क्या कहते हैं? रैंडमनेस। अब यहाँ छुपा हुआ एक बहुत कमाल का क्वेश्चन आता है, मैं आपको उसको पहले ही बता दूं ताकि आने वाले टाइम में उसकी ज़्यादा चर्चा ना हो, तो यहीं पहले ही डिस्कस करके ख़त्म कर देता हूँ मैं उसको। क्या क्वेश्चन है वो आने वाले टाइम में? क्वेश्चन है कि ये तो चलो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, डेल्टा जी क्या होता है? आमतौर पर बोलते हैं डेल्टा जी होती है फ्री एनर्जी, और अगर एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है आमतौर पे। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूँगा ऐसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। आमतौर पर कहते हैं कि एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका एच पॉजिटिव है तो आंसर बहुत से ज़्यादा चांस होते हैं कि डेल्टा जी क्या आ जाए? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि टी डेल्टा इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके बिगर वैल्यू बनती है, तब भी ये प्लस डोमिनेट हो जाता है अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो, और यानी ज़्यादा चांस किसके बनते हैं? नेगेटिव के। बट इन दिस केस कहते हैं कि जबकि डेल्टा एस नेगेटिव है, फिर भी डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव नहीं आती, वो क्या आती है? नेगेटिव ही आती है। यानी यार ये तो कमाल हो गया, ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव हैं। अब आप कहोगे यार नेगेटिव कैसे आती है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि डेल्टा एच जो है कई सारे बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से ये आपकी बनती है लार्ज नेगेटिव,
और अगर लार्ज नेगेटिव ये हो गया और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन चलो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर को ये कहाँ ले जाएगा भाई, आंसर को ले तो जाएगा ये नेगेटिव की तरफ। इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। तो एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा एस के नेगेटिव होने के बावजूद भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस क्यों होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होती है, स्पॉन्टेनियस क्यों होती है। तो आंसर बिकॉज ऑफ लार्ज नेगेटिव डेल्टा एच इन दिस केस। तो ये बड़ा सॉलिड आंसर है, लार्ज नेगेटिव होने की वजह से ऐसे। तो ये तीनों की तीनों क्या आ जाती है, नेगेटिव। तो अब एक एक करके और देखते हैं क्वेश्चन में हम कहाँ तक आ गए और सभी क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे। भाई पहला क्वेश्चन है, व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्म, एनर्जी रिलीज। तो आंसर है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका जेल और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अगर सेपरेटली रख दिया जाए इन द कॉर्नर ऑफ वेसल्स कंटेनिंग वाटर, तो बताओ क्या होगा। सिंपल, सिलिका जेल पे एडजॉर्प्शन होगा और कैल्शियम क्लोराइड पे एब्जॉर्प्शन होगा। आंसर, एडजॉर्प्शन अकर ऑन सिलिका जेल एंड एब्जॉर्प्शन अकर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। अब जो हम डिफरेंस करने वाले हैं ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमने अभी अभी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में किया था। क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। इसका एक और नाम होता है फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा आपका, फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस। ये देखो भाई इसका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस खास है तो इसको खास तरीके से करवाते हैं। मैं यूज़ करता हूँ उसको सेपरेट करने के लिए अभी। तो भाई ये देखो डिफरेंस इन दोनों में, क्या था, इसका नाम है फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, इसी का नाम होता है केमिजॉर्प्शन। ठीक है ना, केमिजॉर्प्शन और ये फिजियोजॉर्प्शन। तो एक एक करके डिफरेंस देखना भाई, इसका क्या क्या डिफरेंस है क्या है, उसके बाद हम इसको रीड भी करेंगे। भाई पहला डिफरेंस जो बनता है, मैं पहले बता दूं भाई, उनसे तो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है। अभी हम लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तब देखना इसमें। तो अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है इसमें वीक वैंडरवाल फोर्स होता है, वीक वैंडरवाल। ठीक है, और केमिजॉर्प्शन में भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, जिनके एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बिट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हमारी नेचर में कई ऐसे एग्जाम्पल है जो वीकली बॉन्डेड भी होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड भी फॉर्म करते हैं, से किसके बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ये हो गया स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अगला जो डिफरेंस है वो भी देखते हैं कि ये इतना वीक होता है कि इनके बॉन्ड फॉर्म करने से बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। देखो एनर्जी रिलीज तो दोनों केस में होगी, डेल्टा एच तो नेगेटिव दोनों केस में होगी, वो बात अलग। वीक बॉन्ड है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, कितनी, सिर्फ 20 से 40 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और इस केस की बात करें तो यार ये तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, तो ये 80 से 240, यहाँ पर 80 से 240 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें
तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं होते, इसका भी मतलब बताऊंगा मैं, देखना। नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। जैसे अभी अभी हमने बात की कि पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करता है कौन? एक्टिवेटेड चारकोल। अब मुझे बताओ कौन सी पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और अदर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली जैसी जहरीली गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या स्पेसिफिक है क्या किसी एक के लिए? नहीं ना, वो किसी को भी एब्जॉर्ब कर देता है, बस पॉइजनस होनी चाहिए। समझना मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ये हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक। तो ये इसके नीचे लिखेंगे हम हाईली स्पेसिफिक। कहने का मतलब है कि अगर आपने आयरन ले रखा है तो आयरन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ही एब्जॉर्ब करवाएगा और किसी को नहीं। ठीक है, अगर मान लो आपने सिलिका जेल ले रखा है तो वो मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब करवाएगा और किसी को नहीं। तो कुल मिला के ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक को ही एब्जॉर्ब करवाते हैं, किसी को, ठीक है ना, पर्टिकुलर को, सभी को नहीं। ओके, अगला अगर देखें तो ये मल्टी लेयर है, ये मल्टी लेयर फॉर्म कर सकता है, मल्टी लेयर, इट कैन फॉर्म मल्टी लेयर। याद होगा जब हमने शुरुआत में अभी भी ये जब चैप्टर किया था तो देखा था कि इसमें मल्टी लेयर कैसे फॉर्म होती है। ये इस तरीके से मल्टी लेयर फॉर्म होती है, ये देखो ये मल्टी लेयर फॉर्म हो रही है, ठीक है। लेकिन इस केस के लिए मल्टी लेयर फॉर्म नहीं होती, इस केस के लिए कैसी लेयर फॉर्म होती है? एक, और वो भी यूनी लेयर, एक ही फॉर्म होगी, यूनी लेयर, ठीक है। उसके बाद ख़त्म, खेल ही ख़त्म। मतलब मान के चलना कि ये अगर सिलिका जेल कह रहा हूँ, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है तो एक लेयर अगर फॉर्म होगी तो एडजॉर्प्शन ख़त्म, बस यहीं रुक गया। बट यहाँ अगर हम देखें तो मल्टी लेयर फॉर्म हो सकती है, यानी एक लेयर तो फॉर्म होगी, एक लेयर तो फॉर्म होगी और उसके बाद एक नई लेयर भी फॉर्म होगी, और हो सकता है उसके बाद एक और लेयर फॉर्म हो जाए, तो ये मल्टी लेयर फॉर्म कर सकता है कुल मिला के। अगले डिफरेंस की तरफ देखें तो ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ा दो, दूर दूर भाग जाएंगे सारे, टेम्परेचर जैसे कम करोगे वो दोबारा से आके फिर से अटैच होगे। बट ये इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल, यानी एक बार अगर दूर हो गए तो दोबारा से अटैच होने के लिए नहीं आएंगे, इरिवर्सिबल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसे हैं? ये अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाते हैं? डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, इनकी खास बात है, और इस पॉइंट को इतना इम्पोर्टेंट माना गया था कि ये एग्ज़ाम में भी आया है। ये क्या होते हैं? ये फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन, पहले इंक्रीज होंगे उसके बाद क्या हो जाएंगे? कम। डिटेल जो है इसकी वो कल की क्लास में इसका लिंक बनेगा और उसमें हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 6 डिफरेंस है। इनको कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि ये जो है ये है पक्की दोस्ती, ये कच्ची दोस्ती है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग जो फ्रेंडशिप है, ये वीक फ्रेंडशिप है, हाई हेलो वाली दोस्ती, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, दोनों का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, जैसे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। बट इसमें पक्की दोस्ती में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड, ये जस्ट फ्रेंड, हाँ ये बढ़िया रहेगा। इतना वीक होता है कि इनकी जो मतलब 20 से 40 जूल की एनर्जी होती है, तो इसी से रिलेटेड है। अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। किसी लड़के के 4 लड़के फ्रेंड हो सकते हैं,
लेकिन बेस्ट क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। ये रिवर्सिबल होते हैं। जैसे मान लो थोड़ी सी लड़ाई हुई और दोस्ती टूट गई, क्योंकि दोस्ती थी कहाँ, थोड़ा सा मौसम बदला, दिन अच्छे हुए, दोस्ती फिर होगी। बट इस केस में वैसे तो दोस्ती टूटती नहीं, और अगर टूटती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो फिर जुड़नी मुश्किल है। तो आपको किसी भी तरीके से ये जो है ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस होने के बाद अगर हम अगले अपने टॉपिक की टारगेट की तरफ चलें तो अगला देखो क्या क्या है। ये सभी डिफरेंस जो हैं आपके नोट्स में बहुत बढ़िया, एक जो टॉपर के नोट्स हैं उसी के हैं ये नोट्स, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन है। तो इफ़ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड अकर on अच्छा ये अकर ऑन अकाउंट ऑफ वीक वैंडरवाल फोर्स, द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, तो केमिजॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसमें वेरी लो होती है, इसमें हाई होती है। ये नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक, ये मल्टी लेयर, ये यूनिलेयर, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, ये डिक्रीज विद राइट ऑफ टेम्परेचर, ये फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, जो कल डिस्कस होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, विच विल एडजॉर्ब मोर रेडली ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, अमोनिया या CO2। देखना इसका आंसर, देखना एक बार। कह रहा है सरफेस ऑफ चारकोल पर कौन जल्दी और तेजी से अटैच हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो आंसर है NH3 विल एडजॉर्ब मोर रेडली बिकॉज इट हैज़ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, सो ईजिली रिक्यूफेबल, सो मोर रेडली एडजॉर्ब। अब इसका जो ना लॉजिक है वो समझ में नहीं आया होगा, ये नीट में भी आता है, तो एक बार ध्यान से समझना इसका क्या लॉजिक है। डिफरेंस तो देखो हो गए, अब जो लॉजिक है इसका वो समझना। देखो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी का हाई है तो इसका सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है मोर इजली द गैस विल लिक्विफाई। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब ये हुआ मोर इजीली गैस विल लिक्विफाई, ठीक है। और जितनी जल्दी गैस लिक्विफाई होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। अब ये तीन बातें क्योंकि इनडायरेक्ट है इसीलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो बताना कितना मुश्किल लगा है आपको। दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी भाई आपको। पहली तो मैं बताता हूँ, एक ये एक सिलिका जेल है और इसको रख दिया आपने किसमें, गैस में, तो बताओ अब ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा या इस सिलिका जेल को किस में रख दिया आपने, पानी में, ठीक है ना, ये पानी में, तब ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। कई बच्चे कहते हैं कि है ना इसमें एडजॉर्प्शन होगा, गैस जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगी। अब सोच के देखो, मान लो ये चारों तरफ जितने मॉलिक्यूल हैं 20 मॉलिक्यूल हैं, 20 मॉलिक्यूल की एक पानी की बूंद बनती है अगर इसको गैस फेज में ले जाएं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ऐसी ऐसी कितनी बूंद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ एडजॉर्प्शन कहाँ हुआ ज़्यादा, गैस फेज में या लिक्विड फेज में। भाई लिक्विड फेज में एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि तुम्हें याद होगा हम क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ते थे। क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो एक का है 45 डिग्री और एक का है 30 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर, ये A है ये B है, ठीक है। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। अगर मान लो यहाँ 46 डिग्री कर दिया, अब ये गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती कभी भी। अच्छा, कोई भी गैस लिक्विफाई, मैं ना आपको 11th क्लास का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कोई भी गैस लिक्विफाई कब हो सकती है, जब उसका प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर घटा दो, वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, कोई भी गैस।
लेकिन अगर वो टेम्परेचर जो आप है आपका मान लो 46 डिग्री है और आप सोच रहे हो कि यार कोई नहीं प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, नहीं हो सकती। अगर आपने बैरियर क्रॉस कर दिया एक बार किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का, तो ये जो है ये CT है दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, अब दोनों को देखना ध्यान से और बताना, क्या 40 डिग्री पर ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी, यस। क्या ये लिक्विफाई हो जाएगी, नो। 35 पे ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी, यस। 35 पे ये लिक्विफाई हो जाएगी, नो। 31 पे ये लिक्विफाई हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से, यस। क्या ये 31 पे लिक्विफाई हो जाएगी, नो। यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके लिक्विफाई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 25 पे लिक्विफाई हो जाएगी, यस। ये 25 पे लिक्विफाई हो जाएगी, यस। ये अब लिक्विफाई होना शुरू हो रही है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसके लिक्विफाई होने के चांस ज़्यादा हैं। तो हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर, हाइयर द चांस ऑफ लिक्विफाई, और जितने ज़्यादा लिक्विफाई, जो जल्दी लिक्विफाई होता है उस पर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हाइयर। तो ये 3 हाइयर याद कर लो, बहुत खास है, मैं कह रहा हूँ ये आते हैं आपके नीट में। हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर, हाइयर द चांस ऑफ ए गैस टू लिक्विफाई, हाइयर विल बी द एडजॉर्प्शन। अब आप खुद देख लो, इस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या है ये, कि वो कह रहा है कौन सी जल्दी एडजॉर्ब होगी, तो आंसर है NH3, क्योंकि NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो वो जल्दी लिक्विफाई होगी, और जो जल्दी लिक्विफाई होती है उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और आगे देखें तो हाउ इज द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी भी तो बताया, ये रहा, हाउ एडजॉर्प्शन इज रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर। लो भाई, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, मोर इजली द गैस विल लिक्विफाई एंड मोर एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस, वही वाली बात। यहाँ भी विच विल एडजॉर्ब मोर रेडली, हीलियम और नियॉन, तो आंसर है नियॉन विल एडजॉर्ब मोर रेडली बिकॉज ऑफ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, सो मोर एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो जो आगे के जो क्वेश्चन है ये तो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का टारगेट तो हो गया ख़त्म। और अब आप ये देख लो कि आपने क्या सीखा है। हम चेक करेंगे लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन, और उससे पता लग जाएगा कि आपने क्या सीखा है। कई बच्चों ने डिमांड करी थी कि जो MTG है वो अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उसके फ़ोटोज़ जो है, पिक जो है आपके पास सेंड कर दूं मैं आंसर के साथ, तो मैं इस बार सेंड कर दूंगा इसके, अब जितने भी है मैं सेंड करता रहूँगा। ठीक है, अभी थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था तो नहीं कर पाया था। ओके, वो कह रहा है कि विच वन, राइट वन सिमिलैरिटी, देखो हमने जो पढ़ा और जो एग्जाम में आता है, राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। बताओ, डिफरेंस तो हमने इतने सारे पढ़ लिए, सिमिलैरिटी क्या थी, आंसर कई सिमिलैरिटी हैं। एक सिमिलैरिटी आप ये लिख सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने पर दोनों में एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। और एक सिमिलैरिटी ये भी लिख सकते हो कि अगर मान लो, ये देखो अभी अभी आपने जो डिफरेंस किया था उसी को देखो, ये डिफरेंस देखो फिजिकल और केमिकल का। मान लो यहाँ सिलिका जेल सॉलिड फॉर्म में ऐसी, यहाँ भी सिलिका जेल ऐसी है, अगर मैं इसी सिलिका जेल का पाउडर बना देता तो एडजॉर्प्शन क्या होता, मोर। यहाँ भी अगर मान लो मैं इसके एग्जाम्पल में जो भी है उसका पाउडर बना देता तो एडजॉर्प्शन क्या होता, मोर। यानी दोनों फेज में अगर मैं पाउडर फॉर्म में लाऊं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और एडजॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अगर एक सिलिका जेल को मैं पीस के पाउडर फॉर्म में लाके और तब जाके एडजॉर्ब करवाऊं तो एडजॉर्प्शन उसमें ज़्यादा होगा। और देखो ये इस तरह से भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके सर में दर्द है और आपको डिस्प्रिन की गोली लेनी है, तो अगर आप गोली को ऐसा का ऐसा लेते हो तो 10 मिनट में रिलीफ होता है, और अगर उसको गोली को पानी में घोल के अगर पी लेते हो तो आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब जब आप उसको लोगे
तो स्टमक में जाके एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। आने वाली क्लासेस में पता लग जाएगा कैसे स्टमक में भी एडजॉर्प्शन होता है। आप हैरान रह जाओगे आपके डेली लाइफ में कितना ज़्यादा एडजॉर्प्शन यूज होता है। तो पाउडर्ड फॉर्म में लाने के बाद जो रिलीफ 10 मिनट में मिल रहा था, अब वो रिलीफ 5 मिनट में असर दिखाना शुरू करेगी वो डिस्प्रिन की गोली। क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज। तो दोनों केस में हम सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं। एक तो प्रेशर का केस लिख सकते हैं और इसका। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन बोथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इन्होंने सरफेस एरिया वाला बोल दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कर लिया, हो गया। अच्छा, फिजियोजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल वाइल केमिजॉर्प्शन इरिवर्सिबल। बिल्कुल होता है, ये रहा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि होता या नहीं होता, वो पूछ रहा है क्यों। वो पूछ रहा है क्यों ये रिवर्सिबल है, क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्स है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग वाला फोर्स है। ठीक है, तो तीसरे का भी आंसर आपको ज़रूर देखना चाहिए। वैसे तो ये सारे आंसर लिस्ट आपके पास पहुंची पड़ी है। फिजियोजॉर्प्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी वो वीक वैन डर वाल फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इट मेक प्रोसेस रिवर्सिबल। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें केमिजॉर्प्शन में तो it take place with the help of covalent bond, strong covalent bond, it will make process irreversible। ठीक है, वही जो भी मैंने बताया था। फ्रेंडली जो आइसोथर्म है ये कल की क्लास में होगा। एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजॉर्प्शन? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। उन्होंने रीजन पूछा नहीं, सिर्फ यही पूछा था। अच्छा, व्हाई एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? बॉन्ड फॉर्म, एनर्जी रिलीज, खत्म। आगे, what type of force are responsible for the occurrence of physiosoption? weak van der Waal force। ओके, सॉप्शन क्या होता है पता लगा लिया अभी अभी, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। ओके, ऑफ फिजियोजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन विच विल हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन? केमिजॉर्प्शन 80 to 240 किलोजूल पर मोल। ओके, आउट ऑफ NH3 CO2 gas, which gas will be adsorbed more readily on the surface of active charcoal and why? NH3, because it has high critical temperature, so more easily can be liquefy, hence more adsorption take place। अगला, adsorption of gas on the surface of solid is generally accompanied by decrease in entropy। बिल्कुल, still it is a spontaneous process। क्यों? याद होगा आज की क्लास में क्या है ये, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेल्टा एच, हाई अमाउंट ऑफ डेल्टा एच इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये डेल्टा जी को मजबूर कर देता है किसके लिए? नेगेटिव होने के लिए। और इस वजह से इसका जो एडजॉर्प्शन है, जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होती है, बिकॉज डेल्टा जी इज नेगेटिव। तो आंसर है हाई डेल्टा एच नेगेटिव। टू एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, दो एप्लीकेशन, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड चारकोल, दुनिया भर की एप्लीकेशन है। देखते हैं इन्होंने कौन सी दी है, तो इनकी देखो कौन सी है। अच्छा, एप्लीकेशन का मतलब जनरल लाइफ में फ़ायदे, डी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये भी लिस्ट में लिख लेना भाई, ये खास क्वेश्चन है जो आए हुए थे। ओके, फिजियोजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर वाइल केमिजॉर्प्शन मोनोलेयर। मल्टी लेयर फिजियोजॉर्प्शन क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स होता है, और केमिजॉर्प्शन क्या है? मोनोलेयर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फोर्स होता है इसके अंदर। बिल्कुल यही जो रीजन है इसका। और आगे चलते हैं। वाई इज फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एज एडजॉर्बेंट? अभी अभी जो बात चल रही थी, पाउडर फॉर्म में ज़्यादा एक्टिव क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। व्हाट आर फिजियोजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन हो गया। नेम टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन फिनोमेना। आंसर फिजियोजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन। ओके, गिव रीजन। NH3 एडजॉर्ब मोर रेडली देन N2, वही क्रिटिकल टेम्परेचर। पाउडर फॉर्म आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट, हाईली सरफेस एरिया। फिजियोजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस लिखो इन चारों पे, चारों लिख सकते हो, हमने चारों कर लिए। ठीक है, अच्छा, गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देके बताओ। एक्सप्लेन हाउ टू टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन आर इन्फ्लुएंस बाई
टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो इसमें तो होगा भाई सीधा सीधा डिक्रीज, इसमें फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। सरफेस एरिया भी बताना है ऑफ एडजॉर्बेंट, दोनों में सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोसेस है ये भी हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा टारगेट था वो हो गया ख़त्म, ठीक है। तो अब यहाँ तक के लिए इतना ही था, और जो बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास से लिंक हो जाएंगे, तो हमें सारे बहुत आराम से समझ में आएंगे और नीट के क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली इसके अटेम्प्ट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।